उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। केंद्रीय पंचायती राज्य मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने अक्टूबर को सपरिवार देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे और जहां उन्होंने सबसे पहले भगवान बद्री विशाल के दर्शन किया और उसके बाद केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल केदारनाथ धाम गए। यहां उन्होंने बाबा केदारनाथ की विशेष पूजा अर्चना की। दोनों ही धामों में केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल ने तीर्थयात्रियों से मुलाकात भी की और इस दौरान कई तीर्थयात्रियों ने केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के साथ फोटो भी खिंचवाई। बद्री केदार मंदिर समिति के कार्याधिकारी आरसी तिवारी ने केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल का स्वागत किया। बीकेटीसी केदार समिति जो है उसके मीडिया प्रभारी ने बताया कि सुबह करीब 10:30 बजे केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। यहां उन्होंने सबसे पहले भगवान बद्री विशाल की पूजा अर्चना की और इसके बाद मंदिर समिति की ओर से केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल को भगवान बद्री विशाल का प्रसाद एवं अंग वस्त्र भेंट किया गया। केंद्रीय मंत्री कपिल मोरेश्वर पाटिल को श्री बद्री इस पंचायत के बारे में भी बताया गया और जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने ये भी कहा कि सनातन देव संस्कृति में पंचायत की व्यवस्था युगों युगों से विद्यमान है। इधर सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिले में कृषक महोत्सव शुरू किया गया है और जिला पंचायत गोपेश्वर में आयोजित कार्यक्रम में जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने जागरूकता वाहनों का हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। 2 नवंबर से 8 नवंबर तक आयोजित होने वाले कृषक महोत्सव में काश्तकारों को सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने जिला पंचायत गोपेश्वर में विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का निरीक्षण भी किया। वहीं विभागीय अधिकारी के द्वारा जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में काश्तकारों को विभागीय योजना की विस्तार से जानकारी दी गई। आपको बता दें कि 6 जागरूकता वाहनों द्वारा जिले भर के 39 न्याय पंचायत में जाकर प्रचार प्रसार करेंगे और सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी काश्तकारों को दी जाएगी। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि काश्तकारों को अधिक से अधिक योजनाओं का लाभ पहुंचे, इसीलिए ब्लॉक स्तर पर जागरूकता रथों के माध्यम से जागरूक किया जाएगा। साथ ही गोष्ठियों के माध्यम से अहम जानकारियां काश्तकारों को पहुंचाई जाएंगी। हम पूरी जैविक खेती करते हैं और उसमें सारी जैविक दालें उत्पादन जैसे रेस की दाल, सोटे हो गए, उड़द हो गई और सोयाबीन हो गया, काले भट्ट हो गए, मंडवे का आटा है, घर के चावल है, ये हम सारी जैविक खेती करते हैं और हम अपना स्टॉल स्वयं लगाते हैं और इससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। इधर उत्तराखंड में सभी राजनीतिक दल एक तरफ जहां चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के सबसे बड़े राजकीय शिक्षक संगठन ने लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि शिक्षक और उनके परिजन मतदान का बहिष्कार कर रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड राजकीय शिक्षक संगठन के द्वारा ऐलान किया गया है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो लोकसभा चुनाव में शिक्षक और उनके परिजन और रिश्तेदार लोकसभा चुनाव में मतदान को लेकर बहिष्कार करेंगे। राजकीय शिक्षक संगठन अपनी मांगों को लेकर पिछले 1 महीने से सड़कों पर है। वहीं सरकार पर शिक्षकों की मांगों को लेकर कोई फर्क पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है और यही वजह है कि शिक्षकों के द्वारा लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किए जाने का ऐलान किया गया है। राजकीय शिक्षक संगठन के अध्यक्ष राम सिंह चौहान का कहना है कि शिक्षा मंत्री के द्वारा शिक्षकों की मांगों को लेकर जो आश्वासन दिया गया था वो आदेशों में तब्दील नहीं हुआ और जिसके बाद शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसीलिए संगठन के द्वारा 6 नवंबर को शिक्षा निदेशालय में तालाबंदी की जाएगी और सामूहिक रूप से शिक्षक लोकसभा चुनाव में मतदान न करने को लेकर संकल्प लेंगे। वहीं शिक्षकों के मतदान बहिष्कार किए जाने के ऐलान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि भाजपा की सरकार में कर्मचारियों की मांगों को समाधान हुआ है और यही वजह है कि अब उत्तराखंड में कर्मचारियों के धरने प्रदर्शन देखे नहीं जाते हैं। जहां तक शिक्षकों की मांग की बात है तो उनको भी पूरा किया जाएगा, लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि चुनाव के समय कर्मचारी संगठन सरकार पर दबाव बनाने का भी काम करते हैं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे भाजपा ने ठगा नहीं और शिक्षकों को भी भाजपा ने ठगने का काम किया है। देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री हृदय से आभारी हूँ कि राज्य जो आंदोलनकारी राज्य के रूप में होता था, खासतौर पर सरकारी कर्मचारी जिस प्रकार से हमेशा आंदोलन की राह पर होते थे, मैं कह सकता हूँ कि पिछला पुष्कर सिंह जी का कार्यकाल हो या अभी का कार्यकाल हो, हर कर्मचारी को अधिकार है अपनी मांगों को रखने का। यथासमय उनका समाधान निकला है और कर्मचारी आंदोलन का जो स्वरूप उत्तराखंड में दिखाई देता था, आज वो स्वरूप नहीं है, क्योंकि हम समाधान की ओर बढ़ने वाले राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं। हमारी सरकार ने कर्मचारियों की हर समस्या का समाधान करती है।
तो मैं कह सकता हूँ आने वाले समय में जिस प्रकार के विषय सरकार के संज्ञान में समाधान निकलेगा, और सर क्योंकि शिक्षक हो या अन्य संगठन हो वो भी जानते हैं कि लोकसभा का वर्ष है तो जितनी अपनी मांगे रखी जाए वो रखता है, लेकिन जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों का भी मूल्यांकन करना पड़ता है, लोगों को जोड़ना पड़ता है और उनके समाधान के लिए धन की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। वो सब व्यवस्था समय होंगे और कर्मचारी को मैं आश्वस्त करता हूँ क्योंकि हर मांग का समाधान अगर किसी सरकार में हो सकता है केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हो सकता है। राजकीय शिक्षक संगठन ने जो पहला चरण घोषित किया था तो उसकी जो अंतिम चरण था कल 30 तारीख निदेशालय में धरना था जिसमें बहुत सारे शिक्षकों ने प्रतिभाग किया, किंतु एक महीना हमारे एक क्रमबद्ध जो आंदोलन था, जो शांतिपूर्वक आंदोलन था, जिसमें हमने न सरकार का विरोध किया था, न शासन का, न सरकार का। हमने कहा था कि जो समझौता 4 तारीख को माननीय मंत्री जी के साथ हुआ है और स्वयं माननीय मंत्री जी ने राज्य के शिक्षक संगठन को जो आश्वासन दिया था कि 3 महीने के अंदर मैं इन मांगों का निस्तारण कर दूंगा, किंतु 3 महीने का समय पूरा हो गया और अभी तक कोई अपेक्षित परिणाम हमारे सामने नहीं है। इधर पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने उनके खिलाफ हो रही सीबीआई की जांच पर बड़ा बयान दिया है। हरक सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि ये सब राजनीति से प्रेरित है। उनके अनुसार जैनी प्रकरण हुआ और सीबीआई जांच हुई, लेकिन उसमें खोदा पहाड़ और चुईया भी नहीं निकली। उनके अनुसार पाखरो रेंज वाले मामले में भी ऐसा ही होगा। उनके अनुसार अगर इस मामले में हरक सिंह रावत दोषी हैं तो फिर तत्कालीन सीएम भी दोषी हैं, तत्कालीन मुख्य सचिव और केंद्रीय वन मंत्री भी दोषी हैं। उनके अनुसार पाखरो में क्या निर्माण हुए क्या नहीं, इससे मंत्री का क्या लेना देना, ये हरक सिंह को थोड़े पता चलेगा कि किस मामले में क्या टेंडर हुए क्या नहीं, किस मामले में अधिकारी ने बिना टेंडर काम करवा दिया। उनके अनुसार उस समय के पीसीसीएफ भरतरी जो मुझे बताते हैं तब के प्रमुख सचिव बन रहे आनंद वर्धन मुझे बताते हैं कि इस अधिकारी ने बिना टेंडर काम करवा दिए। उनके अनुसार मुझे तो अधिकारी योजना को लेकर बोलते तो मैं सीएम से लेकर अधिकारियों तक से उसे स्वीकृत करवाता था। उन्होंने सीधे कहा कि इस मामले में इन अधिकारियों की जिम्मेदारी है जिनकी नाक के नीचे उनका अधीनस्थ कर्मचारी गलत काम कर रहा है, तो इतनी मोटी तनख्वाह पाने वाले ये अधिकारी क्या कर रहे थे, इनकी जिम्मेदारी क्यों नहीं बनती है। उनके अनुसार मंत्री रहते हुए मेरे पास कई विभाग थे जिन्हें मैंने देखना था, अपनी विधानसभा भी देखनी थी और इन अधिकारियों का क्या काम था। देखिए, जब आदमी जैसे जैनी प्रकरण हुआ, आपने देखा होगा कि मेरे अंदर डर बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जब हमने कोई गलत किया ही नहीं है तो क्यों डरेंगे। पहले बताओ, सीबीआई जांच कर ले, क्या हुआ। जैनी प्रकरण में भी क्या हुआ, सीबीआई की जांच हुई, क्या निकला, खोदा पार चुईया भी नहीं निकली। चुईया तो तब कहे ना कि जरा कुछ भी होता। और मैंने कहा है, मैंने विजिलेंस वालों से मैंने कहा कि एक कहावत है कि खोदा पार निकले चुईया, ये चुईया भी नहीं निकलने वाली। इधर देहरादून के काबुल हाउस को खाली करवाया गया है। करीब 400 करोड़ की कीमत के काबुल हाउस पर फर्जी दस्तावेज से 17 लोगों ने अपनी संपत्ति होने का दावा किया था। जिलाधिकारी देहरादून ने 22 अक्टूबर को हाउस को शत्रु संपत्ति घोषित किया था और 15 दिन के भीतर काबुल हाउस को खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे। 40 साल तक चला काबुल हाउस का मामला प्रयागराज हाईकोर्ट से होते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के बाद जिलाधिकारी न्यायालय में पहुंचा था। 1879 में काबुल के राजा मोहम्मद याकूब खान देहरादून आकर बस गए थे। यहाँ उनकी कई संपत्तियां थीं। उनके वंशज बंटवारे के दौरान पाकिस्तान चले गए। काबुल हाउस पर फर्जी दस्तावेज बनाकर कई लोग अपने दावे कर रहे थे। इधर उत्तराखंड में निकाय चुनाव होना है, लेकिन अभी तक तारीख तय नहीं हो पाई है। निकाय चुनाव में हो रही देरी के लिए अब दोनों ही पार्टियां कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है। निकाय चुनाव में हो रही देरी के लिए जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट से पूछा गया तो उन्होंने निकाय चुनावों के समय पर न होने के सवाल पर उल्टा विपक्षी कांग्रेस को ही सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। महेंद्र भट्ट ने कहा कि कांग्रेस पहले ये बताए कि प्रदेश में उनकी 2 बार सरकार रही है, उन्होंने कब निकाय चुनाव समय पर कराए। उनके अनुसार प्रदेश में कई नए
स्थायी निकाय बने हैं। ऐसे में सभी में आरक्षण सहित तमाम प्रक्रिया जारी है। जैसे ही ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, चुनाव करा दिए जाएंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने यह भी कहा कि कांग्रेस को निकाय चुनाव समय पर न होने पर सवाल नहीं उठाने चाहिए, क्योंकि उन्होंने खुद समय पर चुनाव नहीं कराए। वहीं सदन में उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष को ये बात नहीं कहनी चाहिए। उनके अनुसार कांग्रेस ने क्या किया क्या नहीं, इसे कहने की जगह वो ये बताएं कि आपने क्या किया, क्यों आप चुनाव नहीं करवा पा रहे हैं। और निकाय चुनाव कराने की जिम्मेदारी सरकार की है, ना कि विपक्ष की। कांग्रेस को भी बताना चाहिए कि जब भी उनकी सरकारें रही हैं तो ऐसा एक समय बता दीजिए जिसमें उन्होंने समय पर चुनाव कराए। क्योंकि जब पहले 60-63 नगर पालिका नगर निगम हुआ करते थे, आज वो संख्या 103 हो चुकी है। नए नगर निगम बनते हैं, नई वार्ड बनते हैं, नया क्षेत्र जुड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से उसका सीमांकन हो, उनका अंदर रिजर्वेशन का विषय हो, मतदाता सूची हो, इसके अलग समय लगता है। जब भी निर्वाचन आयोग चुनाव घोषित करेगा, हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। इधर प्रदेश सरकार ने इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को तेज कर दिया है। सीएम धामी रोड शो के लिए अहमदाबाद में गए हुए थे और लगातार इन्वेस्टरों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित भी कर रहे थे। अभी तक 65,000 करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। शहरी विकास मंत्री प्रेम अग्रवाल के अनुसार हमारी कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा एमओयू को ग्राउंडिंग कर सकें और इसकी कोशिश की जा रही है। देखिए, आप जानते हैं कि हमारे 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होनी है। लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। विदेशों में उनका जाना हुआ, देश के अच्छे जितने भी हमारे सिटीज़ हैं, बड़ी बड़ी सिटीज़, वहाँ जाने का अवसर भी अभी तक हुआ है। मेरे को भी अहमदाबाद जाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी रोड शो में रहेंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया था उसके नज़दीक हम पहुँच रहे हैं। और अच्छा लग रहा है कि हमारे जितने भी देश भर में हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो हमारे इस इन्वेस्टर समिट में आ भी रहे हैं और ज़्यादातर उसमें एमओयूज़ कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं ग्राउंडिंग भी करेंगे और उन सभी जो हमारे इन्वेस्टमेंट हैं वो इसमें होंगे। इधर हिलबर्ड स्कूल बाला हिसार में स्थानीय मूर्तिकार त्रिलोक सिंह चौहान के हाथों बनी वृक्ष माता गौरा देवी की प्रतिमा की मरम्मत कर रंग रोगन किया गया और इस विद्यालय में उन्हें आदर्श माना गया है। और हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिस पर उसकी मरम्मत की जा रही है। वृक्ष माता गौरा देवी की प्रतिमा को वर्ष 2005 में स्थापित किया गया था, जिसका उद्देश्य बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाना और वृक्षों की महत्ता को समझना था। तब से लगातार वहां पर विश्व पर्यावरण दिवस पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दरअसल कोविड के 2 साल बाद इस वर्ष कार्यक्रम आयोजित किया गया, लेकिन प्रतिमा क्षतिग्रस्त होने पर उसकी इन दिनों मरम्मत करके रंग रोगन का काम किया जा रहा है। और इस संबंध में विद्यालय के निदेशक प्रदीप द्विवेदी ने बताया कि वर्ष 2005 में उनके पिता और हिलबर्ड स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय ओपी द्विवेदी ने बड़ी खोज के बाद उनके चित्र को मंगवाया था और उसके बाद 2005 में वृक्ष माता गौरा देवी की उत्तराखंड में पहली प्रतिमा बनाकर स्थापित की गई थी, जिसका उद्घाटन तत्कालीन शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी ने किया था। मैंने साहब काफ़ी मूर्तियाँ बनाई हैं। आपके मसूरी माल रोड पे मैंने बहुत पहले पूरी माल रोड को सजाया था, जिसमें हिरन, भालू, बाघ, काकड़, पहाड़ी, आपके घोड़े वगैरह सब मैंने बनाए थे। और आपके केम्प्टी फॉल में मैंने डायनासोर बनाए हैं बहुत, और आपका भट्टा फॉल में बनाए थे बहुत पहले जी। और आपका एक मसूरी झील में मैंने बहुत बनाया है, मोटू पतलू, भीम, डोरेमोन, जितने भी कार्टून्स होते हैं ये बच्चों के कार्टून सब मैंने वहाँ पर बनाए हैं। और फिर मैं बहुत सौभाग्य मानता हूँ अपना ओम प्रकाश द्विवेदी जी जो हिलबर्ड स्कूल के संस्थापक हैं, जिन्होंने कि मुझे 2005 में एक गौरा देवी वृक्ष माता का बनाने का एक अवसर दिया था मुझे यहाँ पर स्टेच्यू उनका, जो कि गौरा माता आपके सामने दिख रही है, जिसका मैं अब थोड़ा सौंदर्यकरण कर रहा हूँ। और मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ जिन्होंने एक वृक्ष माता लगा लो, जिसने कि पेड़ों को बचाया था। उस टाइम चमोली की थी, बहुत लोहा महिला थी वो, बहुत ही दबंग महिला। तो मैं तो उनसे बड़ा हूँ और बड़ा खुश हूँ। और अब उनके द्विवेदी जी के पुत्र हैं यहाँ पर, जो कि जिन्होंने मुझे बहुत प्यार करते हैं, हमेशा मुझे यहाँ पर बुलाते रहते हैं कि कोई भी काम हो छोटा मोटा तो ये है जी।
इधर उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का बागेश्वर जिला खनिज संसाधनों से भरपूर एक अच्छा राजस्व देने वाला सबसे अमीर जिला है। उत्तराखंड सरकार की आय के रूप में बागेश्वर जिले के बड़े मायने हैं। खड़िया खनन से हर वर्ष उत्तराखंड सरकार को मोटा राजस्व प्राप्त होता है। खड़िया खनन से उजड़ चुके गांवों को पुनः स्थापित करने के लिए बागेश्वर जिला स्तर पर जिला खनिज न्यास फाउंडेशन के रूप में अतिरिक्त धनराशि का कोष भी है। बागेश्वर में प्रशासन के पास धन के भरपूर भंडार होने के बाद भी बागेश्वर में खड़िया खनन से उजड़ चुके प्रभावित गांवों में खनन न्यास के रूप में उपस्थित सहायता धनराशि पहुंचा पाने में जिले के पूर्व और वर्तमान जिलाधिकारी फेल साबित हुए हैं। वर्तमान जिलाधिकारी अनुराधा पाल ने 2023 के खनिज फाउंडेशन न्यास से चालू वित्तीय वर्ष में 14 कार्यदायी विभागों को 51 कामों के लिए 5,53,75,000 रुपए आवंटित किए और 51 कामों में से 12 कार्य ही केवल धरातल पर दिख पाए हैं। अन्य कार्यों में लगातार हर साल खनन न्यास की धनराशि को लगातार व्यय किया जा रहा है। बागेश्वर जिला संसाधनों से भरपूर जिला है, लेकिन संसाधनों के इस्तेमाल के चक्कर में लूट हो गई है। बागेश्वर जिले में जिला खनिज फाउंडेशन न्यास में उपस्थित धनराशि का विकास कार्यों के नाम पर बेफजूली धनराशि व्यय की जा रही है और जिला खनिज फाउंडेशन न्यास बागेश्वर द्वारा खनन से हुई बर्बादी की धनराशि का उपयोग विभाग बजट छोटे मोटे में कामों में कर रहा है। बागेश्वर का प्रशासन सरकारी बिल्डिंग में रंग रोगन जैसे कार्यों में भी खनिज न्यास की धनराशि का दुरुपयोग हो रहा है। खनिज न्यास बागेश्वर द्वारा जनपद स्तर पर 3 विभाग चिकित्सा, शिक्षा और ग्रामीण विकास विभाग को बड़े स्तर पर बजट के रूप में खनिज न्यास की धनराशि दी गई है। 2 करोड़ के आसपास हमें धनराशि स्वीकृत की गई है, जिसमें लगभग 1.5 करोड़ के आसपास हमें धनराशि उपलब्ध कराई है, जिसमें लगभग 10 काम हैं। 10 कामों में हमारे 3 काम पूर्ण हो चुके हैं और 7 काम हमारे प्रगति में है। इस वक्त कार्य की प्रगति हमारे सिर्फ 2-3 कामों को छोड़ के लगभग जो शेष हमारे 7 काम हैं, 7 में से 2 कामों को छोड़ के बाकी सब में 75% की प्रोग्रेस है और मुझे लगता है कि हम नवंबर माह में वो कार्य पूर्ण कर लेंगे और शेष जो 2 काम हैं वो हम जो है दिसंबर में कंप्लीट कर लेंगे। इधर खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला मुख्यालय स्थित कलेक्टरेट कार्यालय में रेखीय विभागों की बैठक ली और जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि खेल महाकुंभ को पूरी पारदर्शिता से सफलतापूर्वक संपन्न कराया जाए। खेल महाकुंभ 2023 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 31 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहे इन प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने वाले पात्र और काबिल खिलाड़ियों के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव सामने आने पर संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि खेलों को पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न कराया जाए। उन्होंने युवा कल्याण, खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से टीम भावना से कार्य करते हुए खेलों को संपन्न कराने के निर्देश दिए। उन्होंने जिला युवा कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि जनपद क्षेत्रांतर्गत दिव्यांग खिलाड़ियों की सूची उपलब्ध कराए जो सीधे प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिताओं में शामिल होने के इच्छुक हैं। शीघ्र ही जो खेल महाकुंभ होने वाला है उसकी तैयारियों को लेकर विभिन्न विभागों की कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी और इसमें उन्हें जो आवश्यक दिशा निर्देश दिए जाने थे वो दिए गए। इसमें सर्वप्रथम न्याय पंचायत स्तर पर 2 प्रतियोगिताएं या 2 स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होनी है। उसके लिए हमारी तरफ से जो नियमानुसार पैसा रिलीज़ होना है वो भी रिलीज़ किया गया 115 न्याय पंचायतों में। इधर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान आरसीटी पौड़ी द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के लिए बीसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। आरसीटी की निदेशक मीनाक्षी शुक्ला द्वारा दीप प्रज्वलित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और इस मौके पर निदेशक द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को बीसी सखी के महत्वपूर्ण कार्यों एवं अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से निर्वहन करने तथा प्रशिक्षण के बाद भविष्य में आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित किया गया। सर एक्चुअली ये सरकार की योजना है कि 1 BC 1 ग्राम पंचायत 1 BC, एक ग्राम पंचायत में एक BC बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी होंगी। सखी मीन्स बोले सहेली, सहेली बोले तो फीमेल्स को हम लोग इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं क्योंकि ये गांव के एवरी नुक एंड कॉर्नर में अपने घर तक उनकी अप्रोच रहती है।
त्योहारों के सीजन शुरू होने के साथ ही राज्य कर विभाग के अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं। नारसन मंगलोर से राज्य कर विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर द्वारा टीम के साथ मिलकर टैक्स चोरी कर माल की जांच के लिए सघन अभियान चलाया जा रहा है और जिसके चलते गठित टीम ने झबरेड़ा स्थित एक गोदाम पर छापेमारी कर 90 बोरे खैनी, पान मसाला और जर्दा बरामद किया, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। टैक्स चोरी कर माल का व्यापार किया जा रहा था। टीम ने माल को जांच कर सीज कर विधिक कार्यवाही करने में जुट गई है। असिस्टेंट कमिश्नर अंजलि कुमार ने बताया कि त्योहार के सीजन में कुछ लोग टैक्स चोरी कर माल का व्यापार कर रहे हैं और जिस पर विभाग कड़ी नजर गड़ाए हुए है। राज्य का मुख्यालय और गढ़वाल जोन के कमिश्नर के निर्देशों पर त्योहारी सीजन पर विशेष अभियान पूरे जनपद में चलाया जा रहा है। खासकर प्रदेश की सीमाओं पर चेकिंग अभियान चलाकर टैक्स चोरी कर माल लाने वाले सामान को जब्त कर विधिक कार्रवाई की जा रही है और ये कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी। ऐसा है ना, मुख्यालय राज्य कर विभाग द्वारा जो है इस समय सघन अभियान चलाया जा रहा है। तो हमारे एडिशनल कमिश्नर श्री पाल सिंह गोयल जी ने विशेष अभियान चला रखा है पूरे हरिद्वार क्षेत्र में और कई गाड़ियां ट्रांसपोर्टरों की भी पकड़ी गई हैं। उसी क्रम में हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि झबरेड़ा में कुछ ऐसा माल लाया जा रहा है जो बिलों से आच्छादित नहीं है, तो जिससे में टैक्स चोरी की संभावना लग रही है। तो हमारी ज्वाइंट कमिश्नर मैडम सुनीता पांडे मैडम की परमिशन से हमारे कार्तिक वर्मा साहब जो डिप्टी कमिश्नर इन्फोर्समेंट है, उन्होंने एक टीम गठित की और उसी टीम ने आज यहाँ पर छापेमारी की। तो छापेमारी में लगभग हमें 80 से 90 कट्टे लगभग खैनी, पान मसाला, जर्दा सब उसमें मिक्स आइटम है मिले हुए हैं, जिसका अनुमानित मूल्य अभी हमने उसको वैल्यूएट नहीं किया है प्रॉपर, लेकिन अनुमानित मूल्य 20 लाख के लगभग है। इधर बकरी खरीदने के लिए आए एक व्यक्ति के साथ अज्ञात लुटेरों ने मारपीट कर लूट की घटना को अंजाम दे दिया। उत्तरकाशी के बडकोट क्षेत्र का एक निवासी देहरादून बकरी खरीदने पहुंचा था। आईएसबीटी देहरादून के पास उसे 2 स्कूटी सवार मिले, जिनसे बकरा मंडी का पता पूछने पर उनके द्वारा खुद भी बकरी मंडी की ओर जाने की बात कहते हुए व्यक्ति को अपनी स्कूटी पर बैठा लिया। उसके बाद स्कूटी सवार दोनों लुटेरे अपने घर में बकरियां होने की बात कहते हुए उसे अपने साथ ले गए तथा शकुंतला एनक्लेव के अंदर आखिरी में स्थित एक खाली कमरे में ले जाकर उसके साथ मारपीट करते हुए मोबाइल फोन व 45,000 रुपए छीन कर भाग गए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मामले का संज्ञान लिया और मुखबिर तंत्र की सूचना पर आरोपी सतबीर उर्फ मलाई तथा अजहर उर्फ सोनू को गिरफ्तार कर लिया। उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।